गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था और अब हम लोग बात करेंगे आगे की। क्या आपने पहचाना मैं कौन हूं? चलिए तो हाँ, हम लोग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि जब कभी भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लिखें तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन लिखने के आपके पास में दो तरीके हैं। देखिए मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन लिखने के अपने पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या? पहला तरीका माइनस डेल आर अपॉन डेल टी, और आप इसे ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। नाउ गाइस, यहां पर R स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंट, यानी यहां पर ये वाला जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है इट शोज दैट डिक्रीज, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब होता है डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर माइनस का साइन नहीं, इनफैक्ट यहां पर पॉजिटिव टर्म है, तो यहां पर पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर ली थी और आई थिंक यहां तक हम लोगों को बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो। ये दोनों बराबरी में क्यों लिखे? क्योंकि भैया जितनी स्पीड से रिएक्टेंट कम होगा, जितना टाइम में रिएक्टेंट कम होगा, उतने ही टाइम में प्रोडक्ट बनके आपके सामने आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? नाउ प्यारे बच्चों, मैं ये रब कर देता हूं, मैं नीचे की लाइन रब कर देता हूं, थोड़ी सी स्पेस लगेगी, ये हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे, तो आई थिंक इसके अंदर अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ ध्यान से सुनेंगे इस बात को। Now let's imagine a case, अपने पास में एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन है। A moles of A when reacts with B moles of B to form C moles of C। प्यारे बच्चों, आपके पास में ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। यहां पर दिस A, दिस B एंड दिस C, ये तीनों का मतलब क्या होता है? These are stoichiometric कोएफिशिएंट्स। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? दीज टेल्स यू मोल्स ऑफ अ कंपाउंड। ये एक कंपाउंड या एक सब्सटेंस के मोल्स बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन यहां लिख के बताता हूं। मान लीजिए आपके पास में यहां पर N2 है, वो रिएक्ट कर रहा है 3H2 के साथ ताकि वो आपको बनाकर दे सके 2NH3। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे हो ये H के सामने 3, अमोनिया के सामने 2 आर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना प्यारे बच्चों? कोई गलती तो नहीं करोगे इसके अंदर? गलती करोगे तो मोदी जी लॉकडाउन बढ़ा देंगे, फिर बोलने मत आना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। नाउ अब आप इस केमिकल रिएक्शन को एवरेज रेट के फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस केमिकल रिएक्शन इन दिस फॉर्मेट? देखो प्यारे बच्चे, ए आपका रिएक्टेंट है और डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। यहां पर आप ध्यान रखेंगे डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? T2 माइनस T1। T2 बोले तो आपका फाइनल टाइम, T2 मतलब फाइनल टाइम एंड T1 मतलब कि इनिशियल टाइम। तो इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम की प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो रही है? बातचीत चल रही है। वो कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा आर का मतलब क्या है? C2 माइनस C1, फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो लेट्स से ये आपका A है। तो अब आप यहां पर केमिकल रिएक्शन के रेट को किस प्रकार लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे। आप यहां पर लगाएंगे माइनस का साइन, डेल्टा ए। अब यहां पर मैंने ब्रैकेट में ए क्यों लिखा?
ए का मतलब है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि ए नाम का रिएक्टेंट है तो हमने लिखा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। माइनस का साइन मतलब क्या होता है, माइनस का साइन क्या शो करता है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम टी, चेंज इन टाइम। लेकिन यहां पर इसके मोल्स कितने हैं, यहां पर इसके मोल्स कितने हैं, इसके ए मोल्स है। तो आप लोगों को इसके चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को ए मोल्स से डिवाइड करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे मानो कि 2 मोल्स नाइट्रोजन आप लोगों के पास है, 2 मोल्स नाइट्रोजन आपके पास है, तो आपके पास में जो C2 माइनस C1 की वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो इस 2 मोल्स के लिए आएगी। मानते हो कि नहीं ये बात, क्योंकि यहां पर 2 मोल काम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हो। लेकिन हमें तो वैल्यू किसके लिए चाहिए होती है, हमेशा 1 मोल की, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में रेट की यूनिट क्या पढ़ के आए हैं, हम तो रेट की यूनिट पढ़ के आए हैं मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो मोल्स यानी हम तो हमेशा 1 मोल की बात करते हैं, और यहां पर तो आपके पास में 2 मोल्स है। तो आपका जो भी कॉन्सेंट्रेशन हो ये 2 मोल्स के लिए आ रहा है, तो लेट्स से इसकी वैल्यू आई 10 ओवरऑल, इसको डिवाइड करके वैल्यू आई 10। तो ये जो 10 वैल्यू आई 10 मोल्स पर लीटर, ये 2 मोल्स के लिए आई, तो 1 मोल के लिए कितनी आएगी 10 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू हो गई 5 मोल्स पर लीटर। प्यारे बच्चों बात समझ पाए आप लोग, मैंने क्या बोला, ये जो आप लोगों ने रेट कैलकुलेट किया है C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ये आपने 2 मोल्स नाइट्रोजन के लिए किया है, और इमेजिन करो इसकी वैल्यू आ रही है 10, तो 1 मोल के लिए कितनी होगी 5। अच्छा 1 मोल ही क्यों चाहिए सर, वाई 1 मोल, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग हमेशा जो यूनिट निकालते हैं वो पर मोल के हिसाब से निकालते हैं ना, आपको 2 मोल की वैल्यू थोड़ी चाहिए, आपको तो 1 मोल की वैल्यू चाहिए। समझ में आ गई बात आप लोगों को, तो इसलिए आप लोगों को हमेशा ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इससे आप इस रेट को डिवाइड कर दीजिए। इज दैट क्लियर टू यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार हम लोग इसे स्किप कर देते हैं सोच के कि अरे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्यारो मेरे राज दुलारो मेरे गुलू मुलू बच्चों इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, इज इक्वल टू जितनी स्पीड से ए कम हो रहा है इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन टाइम। अच्छा बी के मोल्स कितने हैं बी, तो हम उसको उसके मोल्स से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट सी बन रहा है तो नो डाउट प्रोडक्ट में तो पॉजिटिव साइन आएगा, तो डेल सी यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और अब यहां पर आप इसे भी किससे डिवाइड करेंगे, सी से, तो 1 डिवाइडेड बाय सी। तो बच्चों इस तरीके से आप किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस कर सकते हो। दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस द एवरेज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। माइनस साइन लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस साइन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन कम, पॉजिटिव साइन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना। ये जो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, ये जो वैल्यू आई ये इनके रिस्पेक्टिव मोल्स के साथ आई है। अब ये 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर आपको पर मोल की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम लोग यूनिट में 1 मोल ले रहे हैं, तो आपको उसको उसके मोल से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई, जरा इसको नोट करेंगे जल्दी से, प्लीज नोट इट डाउन गाइस, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं हम लोग, हमारे NCERT मतलब कि NCERT के हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेकर इस रेट को लिखने की कोशिश करते हैं, इस रेट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं लेने वाला हूं दैट इज मर्क्यूरी व्हेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गिव्स HgCl2, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है। तो अब आप इसके केमिकल रिएक्शन का, इस केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है भाई, रेट इज इक्वल टू, ये रिएक्टेंट है तो आप लगाएंगे माइनस का साइन, डेल Hg डिवाइडेड बाय डेल टी। भाई जो भी टाइम आपको क्वेश्चन में दिया होगा आप उसको यूज कर लीजिए, और Hg के जगह क्या आ जाएगा C2 माइनस C1 इज इक्वल टू
माइनस डेल्टा Cl2। अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो पीछे की तरफ डिजिट लगी हुई होती है ये मॉलिक्यूल में एटम के नंबर को बताती है, ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा आपको एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड या सब्सटेंस के नाम के आगे दिखाई देगा, जिसमें अभी तीनों जगह कुछ नहीं है, मतलब तीनों वन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू प्लस डेल HgCl2 डिवाइडेड बाय डेल टी। प्यारे बच्चों समझ में आ रही बात आप लोगों को? चलिए दूसरा आप सॉल्व करके देखिए कि क्या आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। H2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2 moles of HCl। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर आप लोगों को एक स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिख रहा है 2, तो क्या आप इसे लिख पाएंगे? कैसे लिखेंगे? वीडियो पॉज करके लिखो जब तक मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, और फिर बताना कमेंट करके कि आप लोगों का आंसर सही आया, क्योंकि मुझे मालूम है आप सबका आंसर सही आएगा। माइनस डेल H2 मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, माइनस का साइन है कि रिएक्टेंट है उसकी क्वांटिटी कम हो रही है, इज इक्वल टू माइनस डेल Cl2 अपॉन डेल T इज इक्वल टू प्लस डेल HCl डिवाइडेड बाय डेल T। क्या मैं यहां पर कुछ भूल रहा हूं? क्या मैं यहां पर कुछ छोड़ रहा हूं? क्या यहां पर मुझसे कुछ मिस हो गया है? जी हां भाई और बहनों, यहां पर 2 मोल्स कहां गया? उसे यहां पर डिवीजन में लगाना होगा, समझे कि नहीं? वेरी गुड, मन की बात पढ़ लिया आपने मेरी मित्रों, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अच्छा एक चीज और देता हूं मैं, चलो एक आयोनिक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। हमारे पास में 5 Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव गिव्स 3 moles ऑफ Br2 प्लस 3 moles ऑफ H2O। इस केमिकल रिएक्शन को आप देखो, ये आयोनिक फॉर्म में केमिकल रिएक्शन है। क्या आप इसे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हो? लिख के बताओ दया, कैसे लिखोगे? लिखो, वीडियो पॉज करके लिखो। लिखा? करूं मैं? चलिए तो रेटवा, चलिए रिएक्टेंट है तो -1/5, भाई मोल्स 5 है ना। Br नेगेटिव डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू, फिर माइनस, यहां पर कोई मोल्स नहीं आने, 1 तो छोड़ सकते हैं, डेल्टा BrO3 नेगेटिव अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/6 माइनस का डेल्टा H पॉजिटिव अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, अब यहां से प्रोडक्ट स्टार्ट हो गया प्यारे बच्चों, तो डेल्टा Br2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, यहां पर अब सब पॉजिटिव चलेगा है ना यहां पर, और ये भी 1/3 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप इसको एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखने को आ सकता है, दैट एक्सप्रेस दिस केमिकल रिएक्शन इन द एवरेज रेट ऑफ इट्स केमिकल रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ इट्स केमिकल रिएक्शन के हिसाब से इसको लिखकर बताइए। तो क्या इसके अंदर कोई डाउट? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी? पक्की बात? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके सामने एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल करवाता हूं आप लोगों से। एग्जाम्पल है आई थिंक 4.2 जो इस एवरेज रेट के ऊपर ही बेस्ड है, तो उस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब आप देखो आपके सामने बोर्ड पर एक इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है जिससे हमारा आधा बोर्ड ढक गया है। पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से इसको समझते हैं। N2O5 नाम की एक गैस है जिसका कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर 318 केल्विन टेम्परेचर पर डीकंपोजिशन स्टडी किया जा रहा है और लगातार उसके कंसंट्रेशन को मॉनिटर किया जा रहा है, ये इस लाइन का मतलब है, ठीक है। इनिशियली देखा गया कि N2O5 का कंसंट्रेशन था 2.33 मोल्स पर लीटर। तो यहां पर अपन सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं और इनिशियल
मतलब जो C1 था, इनिशियल कंसंट्रेशन था वो 2.33 मोल्स पर लीटर था, एंड आफ्टर 184 मिनट्स उसका कंसंट्रेशन चेंज होकर 2.08 मोल्स पर लीटर हो गया। इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब शुरुआत, तो मैं मान के चलता हूं कि शुरुआत में टाइम कहीं ना कहीं 0 मिनट्स होगा, लेकिन जब आपने फाइनल टाइम ऑब्जर्व करा तो वो 184 मिनट्स देखा गया। यहां लिखा है ना आफ्टर 184 मिनट्स, यानी कि 184 मिनट्स के बाद इनिशियल कंसंट्रेशन, जब केमिकल रिएक्शन की शुरुआत हुई तो इनिशियली देखा गया कि इतना था, एंड 184 मिनट्स के बाद इतना हो गया। अगर कभी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को इनिशियल टेम्परेचर कुछ और होगा तो वो मेंशन करके दिया जाएगा, जैसे कि T1 दैट इनिशियली एट टाइम 10 मिनट्स द कंसंट्रेशन वाज दिस, तो आप यहां पर 10 मिनट्स लिखेंगे, लेकिन यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं किया है। मतलब यहां पर हम लोग सिंपल सा मैथ्स लगाएंगे कि यहां पर सिंपल सा एक हम लोग बोलेंगे कि लेट द टेम्परेचर इज 0 मिनट्स, ठीक है, सॉरी टाइम इज 0 मिनट्स। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब ये केमिकल रिएक्शन कुछ इस हिसाब से चल रही है, तो इस केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले मैं अपने रेट, एवरेज रेट के फॉर्मेट में लिख देता हूं। N2O5 आपका रिएक्टेंट है, तो 1/2 माइनस का साइन आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/4, वहां पर क्योंकि देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का कंसंट्रेशन 1/4 है, अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन सिंपल 1 है, ठीक है। अब एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन आपको बताना है, इस केमिकल रिएक्शन का आपको एवरेज रेट बताना है। तो एवरेज रेट मैं कैसे बता सकता हूं? जब मेरे पास में एवरेज रेट निकालने के लिए किसी के कंसंट्रेशन के बारे में और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन हो, और मेरे पास में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है और क्या टाइम हो रहा है इसकी वैल्यू है, तो यहां पर मैं सीधा सीधा क्या ये नहीं कह सकता कि अगर मुझे केमिकल रिएक्शन का रेट निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूं, बिकॉज मैं जानता हूं कि जितने रेट से रिएक्टेंट कम होगा उतने रेट से प्रोडक्ट बनेगा, उतने रेट से प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर आपको रिएक्टेंट के डिकम्पोजिशन का रेट मिल जाए, रिएक्टेंट कितनी रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो वो आपको पूरी केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में बता सकता है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे -1/2 और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में C2 - C1 फाइनल माइनस इनिशियल, सो 2.08 माइनस 2.33 मोल्स पर लीटर डिवाइडेड बाय 184 माइनस 0 यानी कि 184 मिनट्स। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं क्या वैल्यू आएगी। देखिए, बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। सो 2.08 माइनस 2.33 इज इक्वल टू माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय 184 मिनट्स इज माइनस 0.00135 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये 2 भी तो है। तो फाइनल आपको यहां पर वैल्यू मिल रही है 0.000679 मोल्स पर लीटर पर मिनट, क्योंकि यहां पर आपके पास मिनट में वैल्यू है। तो 1 2 3 4, अगर आप डेसिमल को 4 डिजिट इधर खसकाते हो तो 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर पर मिनट विल बी योर आंसर। तो ये आपको पर मिनट में वैल्यू मिल गई प्यारे बच्चों। क्या आपको पर मिनट के अंदर किसी तरीके की कोई दिक्कत? तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपने इसको इन टर्म्स ऑफ मिनट्स निकाल लिया, अब अपन इसको इन टर्म्स ऑफ आवर निकालते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर आपको यूनिट में पर मिनट दे रखा है, तो अब हम लोगों को एक आपको मैं बहुत अच्छी ट्रिक सिखाता हूं। ऐसी तिगड़म बिठाओ कि मिनट कट जाए मिनट से और आवर्स रह जाए। तो देखो, हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर 1 आवर आप ऐसे लिख सकते हो, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 60 मिनट्स में 1 आवर होते हैं।
आप इसे इन दोनों तरीकों से लिख सकते हो। अब क्योंकि आपको आवर्स में वैल्यू चाहिए और मिनट्स में दे रखी, तो मैं चाहता हूं मिनट से मिनट कट जाए। तो देखो यहां पर मिनट है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर मिनट, तो मैंने पर मिनट को डिवीजन में ले गया, -1 को डिवीजन में ले गया, मल्टीप्लाई बाय। अब बेटा अगर मुझे मिनट से मिनट काटना है, अगर मुझे मिनट से मिनट काटना है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहां तो मिनट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं ये लिखूंगा 60 मिनट डिवाइडेड बाय 1 आवर। तो देखो मिनट से मिनट कट गया और अब यूनिट क्या बन गई? मोल्स पर लीटर पर आवर। तो अल्टीमेटली 60 मल्टीप्लाई बाय 6.79, तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे, माइनस, अच्छा ये वैल्यू माइनस में होगी, दिस वैल्यू विल बी इन नेगेटिव, क्योंकि यहां पर आपका जो ओवरऑल आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, ठीक है ना। तो माइनस लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा, है ना, माइनस में आंसर बोल सकते हो आप। नाउ हाँ, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 60 से। तो आपको फाइनल वैल्यू मिल रही है माइनस में 0 पॉइंट, माइनस ठीक है हटा दिया कोई बात नहीं, 0.407 मोल्स पर लीटर पर आवर। तो आपका आंसर आवर्स में भी आ गया, डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दो, 4.07, 2 डिजिट शिफ्ट हुआ, 10⁻⁻² मोल्स पर लीटर पर आवर। तो देखो कितना इजी तरीके से अपन ने इसको सॉल्व करा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर कोई परेशानी तो नहीं बन रही है? चलिए अब आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो अपन एक काम करते हैं, ये मिनट से मिनट्स को सेकेंड में ले जाते हैं। तो एक आंसर ये हो गया अपना, एक डब्बा इधर बंद कर दिया मैंने। चलिए एक डब्बा और बनाते हैं, यहां पर अपने को इसको सेकेंड में ले आना है। तो एक बात बताओ, आप ऐसे लिख सकते हो 1 मिनट में 60 सेकेंड और 60 सेकेंड में 1 मिनट, ये दोनों आप यहां पर यूज कर सकते हो। अब क्योंकि हमें मिनट काट के सेकेंड रखना है, तो ये वाली चीज सही है भाई, ये वाली चीज सही रहेगी ना कि नहीं रहेगी? मिनट से नहीं, सॉरी ये सही रहेगी। तो यहां पर देखिए क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर, मिनट नीचे ले गया, मिनट ऊपर होना चाहिए ताकि कट जाए, 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड। तो मिनट से मिनट कट गया, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड में यूनिट हो गई। अब जरा अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6.79 को मुझे डिवाइड करना है 60 से, ओके। तो यहां पर मुझे वैल्यू मिलेगी 0.113 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 1.13 इंटू 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग वैल्यू को सेकेंड्स में भी निकाल सकते हो। देखो मैंने कितना अच्छे तरीके से आपको यह सिखा दिया कि आप बड़े आराम से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। पहले जरा आप ये देख लो, पहले जरा फटाफट से इतना नोट कर लो, नोट इट डाउन गाइस, नोट इट डाउन। हो गया मेरे छोटे छोटे बच्चों, मेरे बच्चों का हो गया, ये कर लिया क्या उनने? चलिए गुड। अब हम लोगों को इसके अंदर एक क्वेश्चन और बचा है, वो हमसे ये पूछ रहा है कि भैया हमें ये बताओ कि अब किस रेट से प्रोडक्शन ऑफ NO2 हो रहा है। तो आप जरा ये बात हम लोग सब जानते हैं कि भैया जितनी स्पीड से, जितने रेट से रिएक्टेंट कम हो रहा है उतने ही रेट से प्रोडक्ट बन रहा है। इसीलिए हम लोगों ने रेट ऑफ डिक्रीमेंट या रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 लिखा था। तो जरा आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए, हमने लिखा था -1/2 डेल N2O5 अपॉन डेल T इज इक्वल टू +1/4 NO2 अपॉन डेल T। भाई यही तो बात हम लोगों ने पढ़ी थी, जो डीकंपोजिशन का रेट है वही इसके फॉर्मेशन के रेट के बराबर होगा। तो डीकंपोजिशन का रेट क्या निकला? ये निकला 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर पर मिनट। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहां पर जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन हम लोगों ने नहीं लगाया है, नेगेटिव साइन आप लोगों को नहीं दिख रहा है,
इनफैक्ट वो हमारे आंसर्स के अंदर भी नहीं दिख रहा है, तो कोई जरूरत नहीं उसको लगाने की, क्योंकि रेट कभी नेगेटिव नहीं होता। बात समझो, आपने कभी किसी की स्पीड नेगेटिव में देखी है? रेट की स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी ना। भाई मैंने ऐसा बोला कि मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है, मेरे को पुलिस वाला ठोला खड़ा हुआ दिखा, वो मुझे डंडा मारेगा, इसलिए मैंने मेरी स्पीड -50 कर ली। इज इट पॉसिबल कि मेरी स्पीड -50 हो? नहीं। इसलिए आप लोग बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग रेट, एवरेज रेट एक्सप्रेस करते तो यहां पर नेगेटिव साइन लिखना जरूरी है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा C2 C1 से छोटा होता है। C2 C1 से छोटा होता है। क्या बात समझ में आ रही है? जब आपने इन दोनों को माइनस करा तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिली, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन में माइनस पहले से लिख रखा है। तो जब आपने इन दोनों का माइनस किया, -0.25 जो वैल्यू आई, तो इसका माइनस इसके माइनस से कैंसिल आउट हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपको यहां पर नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? नाउ हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज 6.79 into 10 to the power -4 moles per liter per minute is equal to 1/4 del NO2 अपॉन del T। अब आप लोगों को इसका रेट पता लगाना है, तो इसके 4 को इधर ले जाकर मल्टीप्लीकेशन में दे दो, तो ये हो जाएगा NO2 यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 4 मल्टीप्लाई बाय 6.79 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स पर लीटर पर मिनट। आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे आपका जो भी आंसर आएगा, चलिए मैं सॉल्व कर ही देता हूं। लेट्स गेट द फाइनल आंसर। 6.79 मल्टीप्लाई बाय 4, 27.17 बोल रहा है, 27.16 इंटू 10 टू द पावर -4। मैं डेसिमल को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2.7, और क्योंकि मैं उधर ले गया तो ये बन जाएगा -3, तो 2.7 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स पर लीटर पर मिनट इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में करा दिया है। आई गेस इससे ज्यादा डिटेल में हमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ करना है इसकी प्रैक्टिस। इसको नोट करें, इसको नोट करने के बाद इसी क्लास में एक नई चीज, एक छोटी सी चीज, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। अभी अपन लगातार एवरेज रेट की बात कर रहे हैं, वी आर ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट एवरेज रेट, एवरेज रेट। अब ये इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, बट बिफोर दैट इसको एक बार देख लीजिए, एक बार एनसीईआरटी का एग्जांपल देख लीजिए। अब आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, इस क्वेश्चन के अंदर सारे कंसेप्ट यूज हो गए। C2 - C1 अपॉन T2 - T1 हो गया। देन आपको रिएक्टेंट के रेट के बारे में पता चल गया, तो उससे आप बड़े आराम से प्रोडक्ट का रेट भी निकाल सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत? अच्छा, क्योंकि यहां पर O2 और डेल्टा T के अंदर कोई स्टोइशियोमेट्री का लफड़ा नहीं है, इसलिए जो रेट इसका है वही का वही रेट इसका होगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? है ना? ये भी आप एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि यहां पर कोई स्टोइशियोमेट्री का लफड़ा नहीं है। यहां तो क्या 4 था, तो ये 4 ऊपर जाके इसके रेट में मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें, लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? तो जो रेट इसके डीकंपोजिशन का है वही का वही एग्जैक्ट रेट इसके फॉर्मेशन का भी होगा। तो समझ में आ गई बात आप लोगों को? जरा इसको नोट कीजिए फटाफट से। हाँ बच्चों, ठीक है, चलिए। तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। अब आप लोग प्रैक्टिस करना चाहें तो आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करना है तो आई रिपीट, आपको किसी भी तरीके की इस मोमेंट पर रिफ्रेशर की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आई रिपीट, मोर देन सफिशिएंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक नई टर्म की, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब ये इंस्टैंटेनियस का मतलब क्या होता है? देखो क्या हुआ, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे एवरेज रेट की, हम एक बड़े टाइम पीरियड को इसके अंदर इंक्लूड कर रहे थे।
लेकिन अगर मुझे बहुत एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि एग्जैक्टली इस टाइम पर क्या हो रहा है, एग्जैक्टली इस टाइम पीरियड पर कितना कंसंट्रेशन बचा रिएक्टेंट का और कितना कंसंट्रेशन बना प्रोडक्ट का, तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड को तो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि टाइम लगातार आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए जो कंसंट्रेशन निकालेंगे, जो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन निकालेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके बारे में मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा, इट इज नथिंग बट द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, it is nothing but the change in concentration of reactant, change in concentration of reactant or product, change in concentration of reactant or product with respect to a very small time period, with respect to a very small time period, very small time period. For example, मैं चलो ग्राफिकल फॉर्मेट में भी अपन एक्सप्लेन करके देखेंगे, दोनों चीज बनाएंगे। यहाँ पर दो ग्राफ प्लॉट करते हैं फटाफट से। पहला प्लॉट यहाँ पर हम लोगों ने टाइम जो कि सेकेंड्स में मूव कर रहा है और कॉन्सेंट्रेशन जो कि मोल्स पर लीटर में मूव कर रहा है। हम लोग सब जानते हैं इस मोमेंट पर टाइम 0 होगा एंड कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्टेंट। ये ग्राफ जो है वी आर प्लॉटिंग फॉर रिएक्टेंट्स। तो प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान देंगे कि रिएक्शन की शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का हाई होगा जब टाइम 0 था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता गया और एक टाइम पीरियड पर आकर वो कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें प्रोडक्ट्स के लिए, तो लेट्स प्लॉट अ ग्राफ। यहाँ पर मैंने लिखा टाइम पर सेकेंड्स, टाइम इज इक्वल टू 0, हियर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो 0। हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट किया मोल्स पर लीटर के लिए। दिस इज व्हाट वी आर प्लॉटिंग फॉर प्रोडक्ट्स। दिस ग्राफ इज प्लॉटिंग फॉर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर शुरुआत में कंसंट्रेशन 0 होगा प्रोडक्ट का क्योंकि टाइम 0 था। धीरे धीरे रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा 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 बढ़ा, फिर एक टाइम पर आकर उसने इक्विलिब्रियम अचीव कर दिया। नाउ गाइस, अगर हम लोग पहले हम लोगों ने चेक किया था कि हम लोग इस पॉइंट को T1 कहते थे, इस पॉइंट को हम लोग T2 कहते थे, तो आप देखो काफी ज्यादा डिफरेंस था और ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से ये हम लोग मान के चलते थे C2 और इसकी वजह से हम लोग इसे मान के चलते थे C1। तो आप देखो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा फर्क था, लेकिन क्योंकि अब हम लोग इसको बहुत स्मॉल टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं इसलिए अब हम इसे भूल जाएंगे। अब हम इसे पूरी तरीके से भूल जाएंगे, कोई C1 नहीं, कोई C2 नहीं, ठीक है। नाउ वी आर डूइंग दिस फॉर अ वेरी 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 स्मॉल टाइम पीरियड। तो यहां पर आप देखिए मैंने एक बहुत छोटा सा टाइम पीरियड किया, ये बस। दिस इज C2, दिस इज C1, दिस पॉइंट इज T1 एंड दिस पॉइंट इज T2। आप देखो कितना छोटा पॉइंट पीरियड लिया। यहां पर मैं टेंजेंट बना लेता हूं और एक टाइम पीरियड यहां पर लिख देता हूं। ये हो गया C1, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया C1, ये हो गया C2। नाउ दिस डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, दोनों में आप देख रहे हैं डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। तो यहां पर आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे दैट द डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2 एंड C1 एंड C2, T1 एंड T2 एंड C1 एंड C2 इज वेरी स्मॉल। क्या है इसका डिफरेंस? बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो बस यहां पर एक फर्क रहेगा कि जब आप इंस्टेंटेनियस रेट लिखोगे, जैसे अपन पहले एवरेज रेट लिखते थे, यहां पर आप जब इंस्टेंटेनियस रेट लिखोगे तो यहां पर बस ये आ जाएगा माइनस। तो अभी भी रहेगा, क्यों माइनस रहेगा? क्योंकि C2 C1 से छोटा है, तो माइनस D आ जाएगा बस यहाँ पर dr बाय dt। पहले हम लोग डेल r बाय डेल t लिखते थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर dr बाय dt लिखेंगे, वेयर d signifies a change in time over a very small period and d signifies change in concentration in a very small amount। तो यहाँ पर very small amount के लिए शो होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे रेट, INST लिखा मैंने, ये बच्चे इंस्टाग्राम नहीं पढ़ेंगे इसको यहाँ पर इसको इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे, दैट इज प्लस dp अपॉन dt, वेयर दिस इज वेरी स्मॉल। तो अगर आपके सामने कभी भी स्मॉल dr बाय dt
या स्मॉल डीपी बाई dt लिखा होता है तो वो इंस्टेंटेनियस होता है। हम आगे चल के एवरेज और इंस्टेंटेनियस के लिए कोई ज्यादा हम लोगों को डिफरेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, दोनों ही लगभग सेम चीज है, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफाई हो जाता है। अब यहाँ पर आप इन दोनों टाइम पीरियड में शायद 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का फर्क होगा, तो 1-2 सेकेंड में हम लोग उसको ये मान के चलते हैं कि ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की आपको वैल्यू दे रहा है, तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो गाइज यहाँ पर रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन खत्म होता है। अगली क्लास में वी विल टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स। रेट लॉ हम लोग शुरू करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ कांस्टेंट क्या होता है, उसकी बात हम लोग हमारे अगले वीडियो में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, क्लास में मजा आया हो तो लाइक जरूर कर जाना, दोस्तों के साथ शेयर करो, ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं एक चीज देख रहा हूं कि लगभग 56% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो क्या जाता है गाइस, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दो, और ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए मैं बनाता रहूंगा। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, दिस इज आवर फोर्थ चैप्टर। फिर हम बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करके सरफेस केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे गाइस। कोर्स बहुत बड़ा है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमको रिवीजन भी करना है, सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करने हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम के आने तक हमको ढेर सारी तैयारी करनी है। तो आपका और हमारा जो साथ है वो इतना छोटा नहीं है, बहुत लंबा साथ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री अगर 100% करनी हो और अगर ये चाहते हो कि हम लोग कोचिंग में पैसा वेस्ट नहीं करें, तो मृत्युंजय पंड्या आपके साथ है, मैं आपके पैसे बचाने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन आप लोगों को मुझे कमिटमेंट देना पड़ेगा कि नहीं सर हम पढ़ेंगे, हम आपके हर एक वीडियोस को देखेंगे, आपकी हर एक बात को फॉलो करेंगे। तो फिर मैं देखता हूं कि साला कोई भी बोर्ड आ जाए, कोई भी पेपर आ जाए, आपको अच्छा स्कोर करने से कैसे रोकता है। तो आप लोगों को कमिटमेंट मुझे देना पड़ेगा, तभी मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मेरे बहुत सारे और भी वीडियोस आते हैं जो आपको स्ट्रेटेजी वीडियोस आएंगे, किस तरीके से आपको अपनी स्टडी को मॉडिफाई करना है, कौन कौन सी नेट से डाउनलोड करके सैंपल पेपर्स वगैरह पढ़ना है, या मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, मैं बहुत सारी चीजें प्रोवाइड भी करने वाला हूँ। तो गाइस देखो, आप साथ में बने रहो तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ज्ञान बांटने के बाद आज की क्लास यही खत्म करते हैं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।